दोस्तों, भारत के एक राज्य में चुनाव हुआ, लेकिन उसका शोर सरहद पार तक सुनाई देने लगा। बंगाल के नतीजे आए और पाकिस्तान के कई न्यूज चैनलों पर बेचैनी छा गई। ARY न्यूज, समा टीवी और दूसरे चैनलों पर लगातार डिबेट होने लगी। एंकर्स कह रहे थे, भारत में मुसलमान खतरे में हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म होगा, बीजेपी का एजेंडा खतरनाक है। लेकिन जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों पर अत्याचार की खबरें बार बार सामने आती हैं, जहां ब्लास्फेमी के नाम पर भीड़ इंसाफ नहीं, सीधा फैसला करने निकल पड़ती है, वही पाकिस्तान अचानक भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कैसे बन गया? ये सिर्फ चिंता नहीं लगती, ये डर लगता है। डर उस नेटवर्क के टूटने का, डर उस नैरेटिव के बिखरने का, जो सालों से सरहद पार बैठकर भारत के अंदर फैलाने की कोशिश की जाती रही। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। लेकिन उनका डर थोड़ा अलग है, क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की राजनीति, संस्कृति और सीमा सुरक्षा का ऐसा दरवाजा है जिस पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर रहती है। कथित तौर पर उन्हें डर है, उन लोगों की वापसी का डर जो सालों से चुपके चुपके सीमाएं पार करके भारत में घुसे, बंगाल में बसे और फिर धीरे धीरे राजनीतिक वोट बैंक का हिस्सा बन गए। अब सवाल उठ रहा है, अगर ममता नहीं तो फिर शील्ड कौन? पाकिस्तान को डर है उन रास्तों के बंद होने का जिन पर सालों से स्मगलिंग और अवैध नेटवर्क फलते फूलते रहे। बांग्लादेश को डर है घुसपैठियों की वापसी का। दोनों देशों की बेचैनी की जड़ एक ही है, बंगाल की वो सीमा जो सालों तक कमजोर मानी जाती रही, वो बॉर्डर जिसने एक पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो दरवाजा बंद होने वाला है। इसीलिए दो देश एक नेता की हार पर बेचैन दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो नेता सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसी रखवाली थी जो इस पूरे सिस्टम को बचाए हुए थी। और अब वो रखवाली खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई। इसकी जड़ें जाती हैं साल 1947 में। एक साल, एक फैसला और एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा। अंग्रेज जा रहे थे। 200 साल तक इस देश को लूटने, तोड़ने और कमजोर करने के बाद जाते जाते उन्होंने आखिरी वार किया, पार्टीशन। एक अंग्रेज वकील, सिरिल रेडक्लिफ, एक ऐसा आदमी जिसने भारत को ठीक से देखा तक नहीं था, जिसे इस मिट्टी की खुशबू का एहसास नहीं था, उसे जिम्मेदारी दी गई करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने की। और फिर एक कमरे में बैठकर नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई, बस एक लकीर। लेकिन उस एक लकीर ने लाखों लोगों की जान ले ली। करोड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए, पड़ोसी दुश्मन बन गए और सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक 2 देशों में बांट दिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था एक अलग देश, 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर साथ नहीं रह सकते थे तो फिर आज भी पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों होती है? अंग्रेजों ने इस थ्योरी को हवा दी, क्योंकि बंटा हुआ भारत कमजोर भारत था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, एक अजीब देश, पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान, पूरब में ईस्ट पाकिस्तान और दोनों के बीच पूरा भारत। 2 हिस्से, लगभग 1000 मील की दूरी, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग सोच। बस एक चीज कॉमन थी, धर्म। लेकिन इतिहास ने साबित किया है, सिर्फ धर्म से देश नहीं चलते। और इस पूरे बंटवारे का सबसे गहरा जख्म किसे मिला? बंगाल को। वो बंगाल जो सदियों से एक था, एक भाषा, एक संस्कृति, एक पहचान, उसे बीच से चीर दिया गया। एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक रात में 2 देशों के नागरिक बन गए। एक ही नदी के 2 किनारे 2 अलग मुल्कों में चले गए। खून बहा, आंसू बहे और एक पूरी सभ्यता टूट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो किया, वो इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश, बंगालियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने के आरोप, और जब लोगों ने आवाज उठाई तो जवाब आया गोलियों से। फिर आया ऑपरेशन सर्चलाइट, साल 1971। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान लाखों बंगाली मारे गए, गांव जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, पूरा इलाका हिंसा और डर में डूब गया। भारत चुप नहीं रहा। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया। 16 दिसंबर 1971 इतिहास बदल गया।
पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े सैन्य सरेंडर्स में गिना जाता है। और फिर ईस्ट पाकिस्तान बना, बांग्लादेश। लेकिन नया देश बनने के साथ खुशहाली तुरंत नहीं आई। गरीबी रही, बेरोजगारी रही, राजनीतिक अस्थिरता रही। और फिर धीरे धीरे एक नया रास्ता खुला, सीमा पार आने का रास्ता। बंगाल की वही बॉर्डर जहां से शुरू हुआ घुसपैठ का वो खेल जो सालों तक बढ़ता गया। सोचिए, एक दृश्य, रात का अंधेरा, नदी का किनारा और एक आदमी जिसकी पीठ पर एक बोरी है। उस बोरी में सिर्फ सामान नहीं, उसकी पूरी जिंदगी है। वो ठंडे पानी में उतरता है, अंधेरे में तैरता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है, भारत। कागजों में वह इलीगल है, लेकिन आरोप ये रहे कि जमीन पर कोई उससे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि कहा जाता है कि एक पूरा सिस्टम उसका इंतजार कर रहा होता था। साल 1997 में एक रिपोर्ट सामने आई। बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बंगाल और असम में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की संख्या करोड़ों तक पहुंच चुकी है। और यहीं से शुरू हुई वो बहस जो आज भी भारत की राजनीति, सुरक्षा और पहचान के केंद्र में खड़ी है। 1 करोड़, ये आंकड़ा सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन आरोप है कि उसके बाद भी कुछ बड़ा नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जिन नेताओं को कार्रवाई करनी थी, उन्हें इन्हीं लोगों के वोट चाहिए थे। फिर साल गुजरते गए, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020। हर साल लाखों लोगों के आने के आरोप लगते रहे। हर साल नेटवर्क मजबूत होता गया, हर साल संख्या बढ़ती गई और फिर 2026 तक दावे होने लगे कि यह संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। सोचिए, करीब 30 साल में लगभग दोगुनी, यानी हर साल लाखों लोग, हर महीने हजारों लोग और हर रात। कुछ लोग चुपचाप सीमा पार करते रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में मौजूद बंगाल की करीब 2217 किलोमीटर लंबी सीमा। लेकिन आरोप ये रहे कि पूरी सीमा पर हर वक्त फेंसिंग और निगरानी संभव नहीं थी। कहीं नदी, कहीं खेत, कहीं जंगल और कहीं अंधेरी रात। बीएसएफ के जवान थे, लेकिन हर जगह हर समय जवान नहीं हो सकते थे। और जहां निगरानी कमजोर पड़ती थी, वहां कथित तौर पर नेटवर्क तैयार मिलता था। एजेंट्स, रूट्स, रेट्स, सीमा पार कराने का अलग रेट, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने का अलग रेट। लेकिन असली खेल बॉर्डर पार करने के बाद शुरू होता था, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा। पहले वोटर आईडी, फिर आधार, फिर राशन कार्ड, और एक बार ये कागज मिल गए तो जो कल तक बांग्लादेश का नागरिक था, वो आज रिकॉर्ड में भारतीय बन जाता था। वोटर लिस्ट में नाम, सरकारी योजनाओं का फायदा और फिर एक राजनीतिक दल को एक और पक्का वोट। आरोप यही रहे कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सुनियोजित इकोसिस्टम की तरह चलता रहा। दावे किए गए कि घुसपैठिए आते थे, डॉक्यूमेंट्स बनते थे, वोट बैंक तैयार होता था और सत्ता मजबूत होती जाती थी। इसी संदर्भ में बार बार ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाए जाते रहे। इसीलिए कहा गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का विरोध हुआ। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट्स सड़कों तक पहुंचे और इसी वजह से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भी आपत्तियां उठीं, क्योंकि अगर घुसपैठ रुकती तो कथित तौर पर वोट बैंक रुकता, और वोट बैंक रुकता तो सत्ता पर असर पड़ता। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगनाज, इन इलाकों को लेकर सालों से जनसांख्यिकीय बदलाव के दावे किए जाते रहे। कहा गया कि कई गांवों की तस्वीर बदल गई। कुछ पुराने निवासी खुद को अपने ही इलाके में अल्पसंख्यक महसूस करने लगे, और बंगाल सिर्फ मंजिल नहीं था, बल्कि एक रास्ता था। यहां डॉक्यूमेंट बनाओ और फिर दिल्ली व मुंबई, केरल, पूरे भारत में फैल जाओ। आरोप लगाए गए कि यह रास्ता राजनीतिक नरमी की वजह से खुला रहा, और अब अगर सत्ता बदलती है तो यही रास्ता बंद हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बेचैन है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, और भारत में कुछ लोग पहली बार राहत की उम्मीद कर रहे हैं। रात के अंधेरे में बंगाल की सीमा सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ऐसा दावा किया जाता रहा। वो एक पूरा बाजार बन चुकी थी, एक ऐसा बाजार जो रात को खुलता था, जहां रास्ते बिकते थे, पहचान बिकती थी, और आरोपों के मुताबिक सबसे बड़ा फायदा सरहद पार बैठे नेटवर्क्स को मिलता था। हर रात
बंगाल के गांवों से हजारों गायें निकलती थीं, चुपके चुपके, अंधेरे में, एक पूरे नेटवर्क के साथ, और सुबह होते होते वे बांग्लादेश पहुंच जाती थीं। इसे कहा गया कैटल स्मगलिंग। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया अनुब्राटा मुंदाल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता, बीरभूम का जिला अध्यक्ष और ममता बनर्जी का करीबी चेहरा बताया जाने वाला नेता। फिर जांच शुरू हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी की, करोड़ों की संपत्ति के आरोप लगे और कहा गया कि एक पूरा नेटवर्क सामने आया। लेकिन यह सिर्फ गायों की कहानी नहीं थी, ये तो बस एक झलक थी, क्योंकि आरोपों के मुताबिक असली खेल उससे कहीं बड़ा था। वो नोट जो पाकिस्तान में छपते थे लेकिन चलते भारत में थे। सालों से यह आरोप लगाया जाता रहा कि पाकिस्तान की रणनीति थी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करो, नकली नोट छापो, उन्हें भारत में फैलाओ। और इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा रास्ता माना गया बंगाल बॉर्डर। कहा गया कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी FICN पाकिस्तान में छपते थे, बांग्लादेश के रास्ते आते थे और फिर बंगाल सीमा से भारत में दाखिल होते थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांचों और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टों में ऐसे नेटवर्क्स का जिक्र होने के दावे किए जाते रहे। आरोप यह भी लगा कि बंगाल का बॉर्डर एरिया इस पूरे नेटवर्क की बड़ी आर्टरी बन चुका था और राज्य सरकार आंखें बंद किए बैठी रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याबा, एक छोटी सी गोली, गुलाबी रंग, मीठी खुशबू, लेकिन असर ऐसा जो जिंदगी तबाह कर दे। याबा, मेथाम्फेटामिन और कैफीन का खतरनाक मिश्रण। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट, देश के कई हिस्सों में युवाओं के बीच इसका जाल फैलने लगा और आरोप लगे कि इसकी सप्लाई चेन का एक बड़ा रास्ता भी बांग्लादेश और बंगाल बॉर्डर से जुड़ा था। फिर सवाल उठा, अगर सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद थी, जवान तैनात थे, तो फिर यह सब चलता कैसे रहा? आरोप लगाया गया कि जब भी BSF ने सख्ती बढ़ाने की कोशिश की तो राज्य सरकार ने विरोध किया। 2021 में केंद्र सरकार ने BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया और ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। असेंबली में प्रस्ताव पास हुए, कानूनी लड़ाई की बात हुई और फिर वही सवाल उठा, क्यों? आलोचकों ने कहा, क्योंकि BSF की सख्ती का मतलब था स्मगलिंग पर चोट। स्मगलिंग रुकती तो नेटवर्क टूटता, नेटवर्क टूटता तो वो लोग नाराज होते जो इस पूरे सिस्टम से फायदा उठा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि अगर सत्ता बदलती है तो तस्वीर भी बदल सकती है। BSF और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है, बॉर्डर फेंसिंग पूरी हो सकती है, कैटल स्मगलिंग पर रोक लग सकती है, फेक करेंसी नेटवर्क कमजोर पड़ सकते हैं और याबा जैसे ड्रग्स की सप्लाई चेन टूट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आलोचकों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बंगाल बॉर्डर वैसा नहीं रहेगा जैसा सालों तक रहा, क्योंकि जिस रास्ते को कुछ लोग नेटवर्क कहते थे वो शायद पहली बार पूरी ताकत से बंद होने जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर बेचैनी दिखाई देती है, क्योंकि उनके लिए बंगाल की वो सीमा जिसे सालों तक कमजोर माना जाता रहा, अब शायद हमेशा के लिए मजबूत होने जा रही है। 2 करोड़, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कई देशों की पूरी आबादी के बराबर बताया जाता है। और आरोप यह लगाए जाते रहे कि इतने लोग भारत में बिना वैध अनुमति, बिना सही दस्तावेज और बिना कानूनी प्रक्रिया के रह रहे हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब इनका क्या होगा? यहीं से सामने आता है एक शब्द, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यह जांच होती है कि देश का वैध नागरिक कौन है और कौन नहीं। दुनिया के लगभग हर देश में अपने नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में भी यह बहस नई नहीं है। असम में NRC लागू हुआ था। वहां लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए। लेकिन जैसे ही NRC की बात पूरे देश में उठी, राजनीति गर्मा गई। ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और आम लोगों को परेशानी होगी। वहीं समर्थकों ने कहा कि अगर देश में अवैध घुसपैठ हुई है तो उसकी पहचान होना जरूरी है। यहीं से बहस 2 हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष कहता है यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, सीमा, पहचान और कानून का सवाल है। दूसरा पक्ष कहता है कहीं इस प्रक्रिया में असली भारतीय नागरिक परेशान ना हो जाएं, कहीं गरीब,
दस्तावेज विहीन या हाशिए पर रहने वाले लोग गलत तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन एक बात साफ है, एनआरसी सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रही। यह भारत की राजनीति, सुरक्षा और पहचान की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुकी है। और अगर बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो कहा जा रहा है कि एनआरसी और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे फिर से पूरी ताकत के साथ सामने आ सकते हैं। असम में जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया पूरी हुई तो करीब 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर रह गए थे। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठने लगा, अगर यही प्रक्रिया बंगाल में लागू होती तो क्या तस्वीर सामने आती? आलोचकों का आरोप रहा कि ममता बनर्जी को डर था कि एनआरसी से उनका राजनीतिक वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है, इसीलिए एनआरसी का विरोध हुआ। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट्स का भी विरोध हुआ, क्योंकि अगर अवैध घुसपैठ की पहचान बड़े स्तर पर शुरू हो जाती तो बंगाल की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता था। अब कहा जा रहा है कि अगर सत्ता बदलती है तो रास्ता पहले से ज्यादा साफ माना जा सकता है, यानी असम मॉडल। असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए गए, वोटर लिस्ट की जांच हुई, फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई हुई और हजारों लोगों की नागरिकता की जांच शुरू हुई। अब सवाल है, क्या यही मॉडल बंगाल में भी लागू हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो गांव-गांव वेरिफिकेशन हो सकता है, वोटर लिस्ट दोबारा जांची जा सकती है, आधार, राशन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की समीक्षा हो सकती है और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जा सकते हैं। यह आसान काम नहीं होगा, सालों लग सकते हैं, कानूनी लड़ाइयां होंगी, राजनीतिक टकराव होगा। लेकिन समर्थकों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता का सवाल है तो जांच जरूरी है। फिर आता है दूसरा बड़ा मुद्दा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके समर्थक कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके मुताबिक यह कानून उन लोगों के लिए है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग। समर्थकों का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति सच में प्रताड़ना झेलकर भारत आया है तो उसे नागरिकता का रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इस कानून को लेकर देश में कई संवैधानिक और मानवीय सवाल भी उठे और इसी बहस के बीच सामने आता है बांग्लादेश का डर। क्योंकि अगर बड़े स्तर पर पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर बड़ी संख्या में लोग वापस भेजे जाते हैं तो रोजगार, संसाधन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। एक ऐसा देश जो पहले ही जनसंख्या दबाव, बाढ़, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से जूझता रहा है, उसके लिए लाखों लोगों की वापसी बड़ा बोझ बन सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ढाका की बेचैनी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दबाव का डर भी है। इसीलिए अखबारों में हेडलाइंस हैं, इसीलिए बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो खेल सालों से चलता रहा अब वो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन रुकिए, एक सेकंड के लिए पीछे जाइए, याद कीजिए इस कहानी की शुरुआत। सवाल क्या था? बंगाल का चुनाव और पाकिस्तान बांग्लादेश की बेचैनी क्यों? अब शायद जवाब साफ दिखाई देता है। आलोचकों के मुताबिक सालों तक एक ऐसा रास्ता मौजूद रहा जहां बॉर्डर कमजोर मानी गई, जहां घुसपैठ, स्मगलिंग और फर्जी नेटवर्क्स के आरोप लगते रहे और जहां सत्ता पर बैठे लोगों पर आंखें बंद रखने के आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो दौर बदल सकता है। भारत की जमीन पर भारत का कानून चलेगा, भारत की सीमा पर भारत का पहरा होगा और भारत के नागरिकों के अधिकारों पर कोई बाहरी कब्जा नहीं होगा। क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो एक सभ्यता है, एक विरासत है। रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, सुभाष चंद्र बोस की धरती, स्वामी विवेकानंदा की चेतना, उस बंगाल को फिर से उसकी असली पहचान दिलाने की बात कही जा रही है। वो सीमा जिसे कभी घुसपैठ का रास्ता कहा गया, अब उसे सुरक्षा की दीवार बनाने की बात हो रही है। एक ऐसी दीवार जो मजबूत हो, अटल हो और अभेद्य हो। लेकिन सवाल सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, सवाल है भरोसे का। सालों तक बंगाल की राजनीति पर आरोप लगते रहे कि असली मुद्दे पीछे छूट गए। उद्योग बंद होते गए, कारखानों की चिमनियां बुझती गईं, युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहे। लेकिन राजनीति घूमती रही सिर्फ एक चीज के आसपास, वोट। और जब राजनीति सिर्फ वोट पर टिक जाए तो फिर राष्ट्र, सुरक्षा और भविष्य पीछे छूट जाते हैं। आज बंगाल का आम आदमी यही पूछ रहा है,
क्या हमारा राज्य फिर से वही बंगाल बन सकता है जो कभी भारत की बौद्धिक राजधानी कहलाता था? वो बंगाल जहां से आजादी की आवाज उठी थी, जहां क्रांति पैदा हुई थी, जहां साहित्य, संगीत, विज्ञान और राष्ट्रवाद साथ साथ चलते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदलती गई। राजनीतिक हिंसा के आरोप, बम धमाकों की खबरें, सीमा पार नेटवर्क्स की बातें और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल। कई लोगों का कहना है कि अब पहली बार बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक ऐसा बदलाव जिसमें बॉर्डर सिर्फ नक्शे की लाइन नहीं होगी, बल्कि देश की सुरक्षा की पहली दीवार होगी, जहां रात के अंधेरे में कोई अवैध रास्ता नहीं खुलेगा, जहां फर्जी पहचान बनाना आसान नहीं होगा, जहां देश के संसाधनों पर पहला हक देश के नागरिकों का होगा। और शायद इसी वजह से सरहद पार बेचैनी है, क्योंकि जब बॉर्डर मजबूत होती है तो सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकती, पूरा नेटवर्क टूटता है। स्मगलिंग रुकती है, फेक करेंसी रुकती है, ड्रग्स के रास्ते बंद होते हैं और वो लोग कमजोर पड़ते हैं जो भारत को भीतर से अस्थिर देखना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। असली लड़ाई देश के अंदर होती है। सोच की लड़ाई, इरादों की लड़ाई और यह तय करने की लड़ाई कि देश कानून से चलेगा या तुष्टीकरण से। भारत ने 1947 का बंटवारा देखा, 1971 का युद्ध देखा, आतंकवाद देखा, घुसपैठ के आरोप देखे, लेकिन हर बार एक चीज साबित हुई, यह देश टूटता नहीं है। और अब अगर बंगाल बदलता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं बदलेगा, पूरा पूर्वी भारत बदल सकता है। क्योंकि बंगाल सिर्फ सीमा नहीं है, बंगाल भारत का पूर्वी दरवाजा है। और अगर यह दरवाजा मजबूत हो गया तो शायद आने वाले सालों में इतिहास एक नई कहानी लिखेगा। एक ऐसा बंगाल जो डर, हिंसा और अवैध नेटवर्क से नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और अपनी असली सांस्कृतिक पहचान से पहचाना जाएगा। जिस बंगाल ने कभी भारत को वंदे मातरम दिया, जिस धरती ने क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उसी बंगाल को सालों तक हिंसा, डर और राजनीतिक टकराव की खबरों में बांध दिया गया। लेकिन इतिहास की एक आदत होती है, वो हमेशा घूमकर वहीं आता है जहां से उसकी आत्मा जुड़ी होती है। आज फिर बंगाल एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति, पुराने आरोप, पुराने नेटवर्क्स, और दूसरी तरफ एक नया दावा, सुरक्षित सीमाएं, कड़ी जांच और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने वाली राजनीति। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दिखेगा, बल्कि गांवों और शहरों के भीतर दिखेगा। जहां कभी रात को तस्करी के रास्ते चलते थे, वहां शायद अब इंडस्ट्री के ट्रक चलें। जहां कभी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के आरोप लगते थे, वहां शायद अब डिजिटल वेरिफिकेशन और सख्त रिकॉर्ड सिस्टम हो। जहां कभी युवाओं को राजनीति के नाम पर बांटा जाता था, वहां शायद अब उन्हें रोजगार और शिक्षा के नाम पर जोड़ा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल फिर वही बन सकता है जिसे कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, सत्यजीत रे का सिनेमा, जगदीश चंद्र बोस का विज्ञान, स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास, यही तो असली बंगाल था। सीमा पार नेटवर्क्स नहीं, तस्करी नहीं, हिंसा नहीं। और शायद इसलिए यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं मानी जा रही, यह पहचान की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सीमा सिर्फ इंसानों को नहीं रोकती, सीमा देश की पहचान बचाती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डरते हैं कि अगर सख्ती बढ़ी तो सालों से बना पूरा समीकरण बदल जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी भारत ने अपनी सीमाओं को गंभीरता से लिया है, देश अंदर से और मजबूत हुआ है। 1971 में भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उसने यह संदेश दिया था कि दक्षिण एशिया का भविष्य दिल्ली तय करेगी, डर और दबाव नहीं। और आज फिर वही संदेश दोहराने की कोशिश दिखाई दे रही है कि भारत की सीमा पर अंतिम फैसला भारत का होगा, भारत के कानून पर अंतिम अधिकार भारत का होगा, और भारत की राजनीति का भविष्य भी भारत ही तय करेगा, कोई बाहरी ताकत नहीं। इसलिए बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल कहानी शायद अब शुरू हो रही है। एक ऐसा बंगाल जहां सीमा सुरक्षा खबर नहीं, सामान्य बात हो, जहां युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं, रोजगार हो, जहां राजनीति धर्म और डर से नहीं, विकास और कानून से तय हो। और अगर आने वाले सालों में ऐसा सच में होता है तो शायद इतिहास लिखेगा कि बंगाल ने सिर्फ अपनी सीमा नहीं बचाई, उसने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है,
और बंगाल में यह कीमत सिर्फ राजनीति नहीं होगी, बल्कि एक पूरी मानसिकता का टूटना होगा। सालों तक लोगों को यही समझाया गया कि सवाल मत पूछो। अगर कोई बॉर्डर की बात करे तो उसे कठोर कहो, अगर कोई घुसपैठ की बात करे तो उसे सांप्रदायिक कहो, अगर कोई नागरिकता की बात करे तो उसे राजनीति बता दो। धीरे धीरे असली मुद्दे धुंधले पड़ते गए, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि आज देश का आम नागरिक पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। सीमा सुरक्षित क्यों नहीं थी? फर्जी दस्तावेज इतने आसानी से कैसे बनते रहे? स्मगलिंग नेटवर्क इतने सालों तक कौन बचाता रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया गया? यही वो सवाल है जो अब बंगाल की राजनीति को हिला रहे हैं, और शायद इसीलिए सरहद पार भी बेचैनी है। क्योंकि अगर भारत ने सच में अपनी पूर्वी सीमा को पूरी ताकत से सुरक्षित करना शुरू कर दिया, तो सिर्फ एक रास्ता बंद नहीं होगा। दशकों पुराना खेल खत्म हो सकता है। वो खेल जिसमें गरीबी का इस्तेमाल हुआ, धर्म का इस्तेमाल हुआ और इंसानों को सिर्फ नंबर बनाकर देखा गया। लेकिन एक और सच्चाई भी है, हर बांग्लादेशी गरीब घुसपैठिया नहीं होता, हर मुसलमान संदिग्ध नहीं होता, और हर सीमा पार से आया इंसान दुश्मन नहीं होता। यही फर्क किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कानून व्यक्ति के धर्म से नहीं, उसकी वैधता से तय होता है। अगर कोई कानूनी रूप से भारत में है तो वह भारतीय कानून के तहत सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से आता है तो किसी भी देश की तरह भारत को भी अपनी सीमाएं सुरक्षित करने का अधिकार है। और शायद आने वाले समय में यही सबसे बड़ा संतुलन होगा, मानवता भी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी। क्योंकि दुनिया का कोई भी मजबूत देश अपनी सीमाओं को खुला छोड़कर ताकतवर नहीं बना। अमेरिका अपनी बॉर्डर की रक्षा करता है, यूरोप अपने इमिग्रेशन कानून लागू करता है, मिडिल ईस्ट के देशों में सख्त नागरिकता नियम है। तो भारत में यह बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात शायद राजनीति नहीं, बल्कि बंगाल का भविष्य है। क्या बंगाल फिर से उद्योगों का केंद्र बनेगा? क्या वहां से पलायन रुकेगा? क्या वहां निवेश आएगा? क्या वहां की युवा पीढ़ी फिर से अपने राज्य में भविष्य देख पाएगी? अगर सीमा सुरक्षित होती है, अगर कानून मजबूत होता है, अगर हिंसा और अवैध नेटवर्क कमजोर पड़ते हैं, तो शायद इसका जवाब हां हो सकता है। और तब बंगाल की पहचान चुनावी हिंसा से नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटीज, पोर्ट्स, इंडस्ट्री और संस्कृति से होगी। तब दुनिया फिर कहेगी, यह वही बंगाल है जहां से कभी भारत के पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और शायद यही सबसे बड़ा डर है उन लोगों के लिए जो भारत को कमजोर, बंटा हुआ और अंदर से उलझा हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि एक मजबूत बंगाल सिर्फ एक मजबूत राज्य नहीं होगा, वो एक मजबूत भारत की निशानी होगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद उसमें सिर्फ नेताओं के नाम नहीं होंगे, उसमें उन आम लोगों की कहानी भी होगी जो सालों तक डर, हिंसा और अनिश्चितता के बीच जीते रहे। वो किसान जिसकी जमीन सीमा के पास थी और जो हर रात अजनबी कदमों की आवाज सुनता था। वो दुकानदार जो नकली नोट हाथ में आने के डर से हर ग्राहक को शक की नजर से देखने लगा था। वो माँ जो अपने बेटे को ड्रग्स के जाल से बचाने के लिए रोज डरती थी। और वो जवान जो ठंडी रातों में सीमा पर खड़ा रहता था ताकि देश के भीतर लोग चैन की नींद सो सकें। शायद आने वाला समय इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी राजनीति नहीं, उसके नागरिक होते हैं। और जब नागरिक जागने लगते हैं तो सबसे मजबूत नेटवर्क भी टूटने लगते हैं। आज भारत में यही बदलाव दिखाई दे रहा है। लोग अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं हैं, वे जवाब मांग रहे हैं, डेटा मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं और सबसे बढ़कर ईमानदारी मांग रहे हैं। बंगाल इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि अगर पूर्वी सीमा मजबूत होती है तो उसका असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, आंतरिक स्थिरता पर पड़ेगा, अपराध नेटवर्क्स पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा राजनीति के तरीके पर पड़ेगा। अब चुनाव सिर्फ जाति, धर्म और डर के नाम पर जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब सीमा सुरक्षित होती है तो अवैध नेटवर्क कमजोर पड़ते हैं, और जब नेटवर्क कमजोर पड़ते हैं तो राजनीति को असली मुद्दों पर लौटना पड़ता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वही चीजें जो किसी राज्य को सच में महान बनाती हैं। और शायद यही वजह है कि बंगाल का मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं रह गया, पूरा देश इसे देख रहा है।
क्योंकि अगर यहां बदलाव सफल हुआ तो यह बाकी सीमावर्ती राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जहां मानवता भी हो, लेकिन कानून भी हो, शरण भी हो, लेकिन अवैधता के लिए जगह न हो। और शायद यही किसी मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है, जहां सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर रहता है। इसलिए बंगाल की यह कहानी सिर्फ आज की हेडलाइन नहीं है, यह आने वाले भारत की दिशा की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अपनी सीमाओं पर समझौता नहीं करेगा, जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और जो दुनिया को यह संदेश देगा कि मानवता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ तो शायद आने वाली पीढ़ियां बंगाल को सिर्फ चुनावी संघर्षों के लिए नहीं, बल्कि भारत के नए पुनर्जागरण की शुरुआत के रूप में याद करेंगी। लेकिन हर कहानी का आखिरी सवाल हमेशा वही होता है, क्या सच में बदलाव आएगा, या यह भी सिर्फ एक और राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा? क्योंकि जनता ने वादे पहले भी बहुत सुने हैं, गरीबी हटाने के वादे, भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे, सीमा सुरक्षित करने के वादे। लेकिन इस बार मामला अलग बताया जा रहा है, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और भविष्य का बन चुका है। अगर बंगाल सच में बदलता है तो सबसे पहले असर वहां के बॉर्डर जिलों में दिखाई देगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगनाज, वो इलाके जो सालों से खबरों और आरोपों के केंद्र में रहे। कहा जा रहा है कि वहां टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी बढ़ सकती है। ड्रोन, स्मार्ट फेंसिंग, डेटा वेरिफिकेशन और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, यानी वो सीमा जो कभी अंधेरे में गायब हो जाती थी, अब हर वक्त निगरानी में रह सकती है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ तारों और चौकियों से नहीं आएगा। असली बदलाव तब आएगा जब बंगाल का युवा खुद तय करेगा कि उसे किस रास्ते पर जाना है। क्या उसे राजनीति के नाम पर सड़कों की हिंसा चाहिए, या स्टार्टअप्स, फैक्ट्रियां और नौकरियां? क्या उसे डर और ध्रुवीकरण चाहिए, या शिक्षा और विकास? क्योंकि कोई भी राज्य सिर्फ कानून से महान नहीं बनता, वो महान बनता है अपने युवाओं की सोच से। और बंगाल के युवाओं के पास इतिहास भी है और क्षमता भी। ये वही भूमि है जहां से क्रांति भी निकली, साहित्य भी निकला, विज्ञान भी निकला और राष्ट्रवाद की सबसे बुलंद आवाजें भी निकलीं। बैंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को राष्ट्रगान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए पूरी दुनिया को चुनौती दी। तो क्या वही बंगाल फिर से भारत को नई दिशा दे सकता है? कई लोग कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, समाज को भी बदलना होगा। क्योंकि अवैध नेटवर्क सिर्फ सीमाओं से नहीं चलते, वे चुप्पी से चलते हैं, डर से चलते हैं और उस समय से चलते हैं जब लोग गलत देखकर भी कुछ नहीं कहते। अगर यह चुप्पी टूटती है तो खेल बदल जाएगा। फिर बॉर्डर सिर्फ बीएसएफ नहीं संभालेगी, बल्कि हर नागरिक समझेगा कि देश की सुरक्षा उसकी भी जिम्मेदारी है। और शायद तब पहली बार बंगाल की कहानी डर से नहीं, आत्मविश्वास से लिखी जाएगी। एक ऐसा आत्मविश्वास जो कहेगा यह सीमा अब कमजोर नहीं है, यह राज्य अब सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं है, यह भारत का गौरव है। और जो लोग सालों से यह मानकर बैठे थे कि भारत की सीमाएं हमेशा ढीली रहेंगी, उन्हें अब एक नया भारत दिखाई देगा। एक ऐसा भारत जो सुनता भी है, सोचता भी है और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने से डरता भी नहीं। और शायद यही नए भारत की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रही है। एक ऐसा भारत जो दुनिया से दोस्ती भी करेगा, लेकिन अपनी सीमाओं पर कोई समझौता नहीं करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी राष्ट्र ने अपनी सीमाओं को हल्के में लिया, उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों ने चुकाई। भारत ने यह कीमत 1947 में चुकाई, कश्मीर में चुकाई, आतंकवाद में चुकाई। और अब देश का एक बड़ा वर्ग कहता है कि बंगाल की सीमा पर दोबारा वही गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। सालों तक भारत को यह समझाने की कोशिश हुई कि सीमा की बात करना पुरानी सोच है, कि ग्लोबल दुनिया में बॉर्डर्स का महत्व कम हो चुका है। लेकिन दुनिया ने खुद क्या किया? अमेरिका ने अपनी सीमा पर दीवार बनाई, यूरोप ने अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ाई, मध्य पूर्व के देशों ने नागरिकता कानून और कठोर किए। यानी हर देश ने अंत में यही समझा, मानवता जरूरी है, लेकिन बिना नियंत्रण के अराजकता पैदा होती है। और अब भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ लोकतंत्र है
दूसरी तरफ सुरक्षा। एक तरफ मानवाधिकार की बहस है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय हित। और असली चुनौती यही है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर सख्ती होगी तो यह भी जरूरी होगा कि किसी निर्दोष भारतीय नागरिक के साथ अन्याय न हो। किसी गरीब के पास सिर्फ इसलिए पहचान न छीनी जाए क्योंकि उसके पास पुराने कागज नहीं है। यही वह बिंदु है जहां कानून और संवेदनशीलता दोनों साथ चलनी होंगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में बंगाल की सीमा पहले जैसी नहीं रहने वाली। जहां कभी रात के अंधेरे में नावें चलती थीं, वहां अब फ्लड लाइट्स होंगी। जहां कभी नकली नोट और ड्रग्स के पैकेट गुजरते थे, वहां अब स्कैनर्स और निगरानी होगी। जहां कभी राजनीति चुप रहती थी, वहां अब हर कार्रवाई राष्ट्रीय बहस बनेगी। और यही बदलाव शायद सबसे बड़ा डर है उन ताकतों के लिए जो भारत की कमजोर सीमाओं से फायदा उठाती रही हैं। लेकिन अंत में किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेना या उसकी सरकार नहीं होती। उसकी असली ताकत होती है उसकी सामूहिक इच्छा। अगर 140 करोड़ लोग यह तय कर लें कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए और वोट बैंक से ऊपर राष्ट्रहित होना चाहिए, तो फिर कोई नेटवर्क, कोई तस्करी, कोई बाहरी दबाव ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि बंगाल की कहानी आज सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रही। ये भारत की नई मानसिकता की कहानी बन चुकी है। एक ऐसी मानसिकता जो अपने इतिहास को याद रखती है, अपनी गलतियों से सीखती है और भविष्य को लेकर अब पहले से ज्यादा सतर्क है। तो शायद आने वाले सालों में जब कोई फिर पूछेगा, बंगाल का चुनाव और पाकिस्तान बांग्लादेश की बेचैनी क्यों, तो जवाब सिर्फ राजनीति नहीं होगा। जवाब होगा क्योंकि भारत बदल रहा था और उसके बदलने की सबसे तेज आहट सबसे पहले उसकी सीमाओं पर सुनाई दे रही थी। और जब किसी देश की सीमा, तो जवाब सिर्फ राजनीति नहीं होगा। जवाब होगा क्योंकि भारत बदल रहा था और उसके बदलने की सबसे तेज आहट सबसे पहले उसकी सीमाओं पर सुनाई दे रही थी। और जब किसी देश की सीमाओं पर बदलाव शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहता। वो असर धीरे धीरे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। बंगाल में भी शायद अब वही दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि सीमा सिर्फ तार और दीवार नहीं होती। सीमा एक संदेश होती है, एक संदेश कि यह देश जाग रहा है, यह देश देख रहा है और अब यह देश अपनी गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है। सालों तक कहा जाता रहा कि कुछ नहीं बदल सकता, यह सिस्टम ऐसा ही चलेगा, राजनीति हमेशा वोट बैंक पर ही चलेगी। लेकिन इतिहास में सबसे बड़े बदलाव हमेशा तब हुए हैं जब आम लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि बदलाव असंभव है। और शायद बंगाल में भी अब वही मनोविज्ञान बदल रहा है। पहले लोग सिर्फ डरते थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। पहले लोग सिर्फ खबरें देखते थे, अब पैटर्न समझने लगे हैं। पहले लोग सोचते थे कि सीमा पर जो हो रहा है उसका उनसे क्या लेना देना, अब उन्हें समझ आने लगा है कि सीमा कमजोर होगी तो असर उनके शहर, उनके रोजगार, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ बॉर्डर का नहीं रह गया, यह राष्ट्रीय चेतना का मुद्दा बन चुका है। और अगर सच में आने वाले समय में बंगाल की सीमाएं मजबूत होती हैं तो उसका असर कई स्तरों पर दिखाई देगा। पहला असर सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और फर्जी नेटवर्क्स पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा असर राजनीति, वोट बैंक की पुरानी गणित बदल सकती है। तीसरा असर अर्थव्यवस्था, निवेश वहीं आता है जहां कानून मजबूत हो और माहौल स्थिर हो। और चौथा असर मानसिकता, लोगों को पहली बार यह महसूस हो सकता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी लागू हो सकता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हर नेटवर्क अपने बचाव की कोशिश करेगा, हर राजनीतिक विचारधारा अपनी कहानी सुनाएगी, हर पक्ष खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। और इसी बीच असली परीक्षा होगी भारत के लोकतंत्र की। क्या देश सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या कानून निष्पक्ष रहेगा? क्या राजनीति राष्ट्रहित को वोट बैंक से ऊपर रख पाएगी? अगर इन सवालों का जवाब हाँ हुआ तो बंगाल आने वाले दशक में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक वापसी की कहानी बन सकता है। वही बंगाल जिसने कभी भारत को पुनर्जागरण दिया था, शायद अब भारत को एक नया सुरक्षा मॉडल देगा। और तब दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बन रहा था, वह एक ऐसा राष्ट्र बन रहा था जो अपनी सीमाओं, अपनी पहचान और अपने भविष्य को लेकर
पूरी तरह गंभीर हो चुका था। शायद यही वजह है कि सरहद पार बेचैनी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चुनाव का डर नहीं है, उन्हें उस बदलाव का डर है जो एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत की निशानी बन सकता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, कोई भी राष्ट्र अचानक कमजोर नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जब कानून पर राजनीति भारी पड़ने लगे, जब सीमाओं पर लापरवाही आदत बन जाए, जब वोट बैंक राष्ट्रहित से बड़ा दिखाई देने लगे, तब कमजोरी अंदर से शुरू होती है। लेकिन ठीक उसी तरह कोई राष्ट्र अचानक मजबूत भी नहीं बनता, उसके लिए फैसले लेने पड़ते हैं, कठिन फैसले, कभी लोकप्रिय, कभी विवादित, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले। भारत शायद आज उसी मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसा मोड़ जहां उसे तय करना है कि क्या वह 21वीं सदी में सिर्फ आबादी के दम पर बड़ा देश कहलाएगा, या अनुशासन, सुरक्षा और स्थिरता के दम पर मजबूत राष्ट्र बनेगा। और बंगाल इस फैसले का केंद्र बन गया है, क्योंकि पूर्वी सीमा सिर्फ बंगाल की सीमा नहीं है, वो भारत के धैर्य, उसकी नीति और उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। अगर यहां बदलाव सफल होता है तो यह सिर्फ घुसपैठ रोकने की कहानी नहीं होगी, यह उस मानसिकता की हार होगी जो मानकर बैठ गई थी कि भारत कुछ नहीं करेगा। सालों तक यही सोच बनाई गई कि भारत सिर्फ बयान देगा, बहस करेगा और फिर सब पहले जैसा चलता रहेगा। लेकिन अगर इस बार सच में सिस्टम बदलता है तो यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा दक्षिण एशिया देखेगा कि भारत अब अपनी सीमाओं और अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। और शायद यही वजह है कि बेचैनी सिर्फ राजनीतिक नहीं दिखाई देती, उसमें घबराहट भी है, अनिश्चितता भी है, क्योंकि जब कोई पुराना नेटवर्क टूटता है तो उससे फायदा उठाने वाले हर व्यक्ति को डर लगता है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब भी जनता ही है, क्योंकि अंत में कोई सरकार अकेले देश नहीं बदलती। देश तब बदलता है जब लोग तय करते हैं कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए। क्या उन्हें ऐसा भारत चाहिए जहां सीमाएं सिर्फ नक्शे में हो, या ऐसा भारत जहां हर इंच जमीन की रक्षा हो? क्या उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां फर्जी पहचान बनाना आसान हो, या ऐसा सिस्टम जहां नागरिकता, जिम्मेदारी और अधिकार दोनों हो? यही वो सवाल हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति तय करेंगे। और अगर बंगाल इस बदलाव का चेहरा बनता है तो इतिहास इसे सिर्फ एक राज्य का राजनीतिक परिवर्तन नहीं कहेगा। इतिहास शायद लिखेगा कि यहीं से भारत ने अपनी सीमाओं को लेकर नई सोच अपनाई, यहीं से वोट बैंक की राजनीति को सबसे बड़ी चुनौती मिली, और यहीं से एक नए आत्मविश्वास वाले भारत की शुरुआत हुई। एक ऐसा भारत जो दुनिया से जुड़ा होगा लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएगा, जो मानवता की बात करेगा लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, जो लोकतंत्र रहेगा लेकिन कमजोर नहीं रहेगा। और शायद तब बंगाल की सीमा सिर्फ एक बॉर्डर नहीं कहलाएगी, वो उस क्षण की निशानी होगी जब भारत ने तय किया था कि अब और नहीं। और जब कोई देश अब और नहीं कह देता है तो फिर सिर्फ नीतियां नहीं बदलती, पूरी दिशा बदल जाती है। भारत शायद उसी दिशा परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। एक समय था जब देश की सीमाओं की चर्चा सिर्फ सेना तक सीमित रहती थी। आज आम नागरिक भी बॉर्डर, सुरक्षा, नागरिकता और राष्ट्रीय हित जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रहा है। यह बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की जागरूकता होती है, और बंगाल इस जागरूकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। कभी यह राज्य सिर्फ साहित्य और संस्कृति की पहचान था, फिर यह राजनीतिक संघर्षों और हिंसा की खबरों में घिर गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बंगाल तीसरी पहचान की ओर बढ़ सकता है, एक मजबूत और सुरक्षित पूर्वी भारत की पहचान। कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद वही बॉर्डर जो कभी तस्करी और घुसपैठ के आरोपों के लिए बदनाम थी, अब हाईटेक निगरानी, मजबूत फेंसिंग और सख्त कानून व्यवस्था के लिए जानी जाए। जहां कभी रात के अंधेरे में अवैध रास्ते खुलते थे, वहां अब हर गतिविधि रिकॉर्ड हो। जहां कभी राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते थे, वहां अब पारदर्शिता और जवाबदेही हो। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, यह मानसिक बदलाव होगा। और किसी भी राष्ट्र के लिए मानसिक बदलाव सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि कानून सच में लागू होगा, सीमा सच में सुरक्षित होगी और देश का हित सच में प्राथमिकता होगा, तब समाज का आत्मविश्वास बदल जाता है। निवेशक आते हैं, उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार बनते हैं, युवा पलायन नहीं करते,
यानी सीमा सुरक्षा का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे राज्य के भविष्य को प्रभावित करता है। और शायद यही बात अब धीरे धीरे समझ आने लगी है। बंगाल का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, यह राष्ट्रीय मॉडल का सवाल बन चुका है। क्या भारत ऐसा देश बनेगा जहां कानून और सीमा दोनों मजबूत हों, या ऐसा देश जहां वोट बैंक हर बहस पर भारी पड़ जाए? यही असली लड़ाई है, और इस लड़ाई का परिणाम सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत का भविष्य तय कर सकता है। क्योंकि अगर पूर्वी सीमा मजबूत होती है तो भारत का संदेश साफ होगा, यह देश अब रिएक्ट नहीं करेगा, यह पहले से तैयार रहेगा। आतंकवाद हो, घुसपैठ हो, फेक करेंसी हो या ड्रग नेटवर्क्स, हर खतरे का जवाब पहले से तैयार सिस्टम देगा। और यही किसी उभरती हुई वैश्विक शक्ति की पहचान होती है। एक ऐसा राष्ट्र जो सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, रणनीतिक रूप से भी मजबूत हो। शायद इसलिए यह कहानी लोगों को इतनी बड़ी लगती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चुनाव नहीं दिखता, इसमें भारत की बदलती हुई सोच दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो अपने अतीत की गलतियों को याद रखता है, लेकिन भविष्य को लेकर अब ज्यादा दृढ़ है। और अगर आने वाले वर्षों में बंगाल सच में बदलता है, तो शायद इतिहास इसे सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं कहेगा, वो लिखेगा, यहीं से भारत ने अपनी पूर्वी सीमा को कमजोरी नहीं, ताकत में बदलना शुरू किया था। और जब कोई कमजोरी ताकत में बदलती है तो सिर्फ दुश्मन नहीं घबराते, पूरा भू राजनीतिक समीकरण बदलने लगता है। दक्षिण एशिया में बंगाल की सीमा हमेशा सिर्फ एक राज्य की सीमा नहीं रही, यह व्यापार का रास्ता भी रही, सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम भी, और आरोपों के मुताबिक अवैध नेटवर्क्स का गलियारा भी। इसलिए अगर यहां स्थायी बदलाव आता है तो उसका असर सिर्फ भारत के भीतर नहीं रहेगा, बांग्लादेश को अपनी आंतरिक नीति बदलनी पड़ सकती है, पाकिस्तान को अपने पुराने नेटवर्क्स के कमजोर पड़ने का असर महसूस हो सकता है, और भारत को पहली बार अपनी पूर्वी सीमा पर वैसी रणनीतिक बढ़त मिल सकती है जैसी वर्षों से पश्चिमी सीमा पर बनाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन हर रणनीतिक बदलाव के साथ एक नैतिक सवाल भी आता है, क्या सख्ती का मतलब सिर्फ डर होगा या उसके साथ न्याय भी होगा? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, उसका संविधान है, उसका लोकतंत्र है। यही फर्क भारत को दुनिया के कई देशों से अलग बनाता है। यहां कानून पर बहस हो सकती है, सरकारों की आलोचना हो सकती है, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसलिए आने वाले समय में सबसे जरूरी चीज सिर्फ सख्ती नहीं होगी, बल्कि निष्पक्षता होगी। अगर कोई अवैध है तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर कोई वैध भारतीय नागरिक है तो उसका अधिकार पूरी मजबूती से सुरक्षित रहे। यही संतुलन भारत को मजबूत भी बनाएगा और न्यायपूर्ण भी। और शायद यही वह मॉडल है जिसे आने वाले समय में भारत दुनिया के सामने रखना चाहेगा। एक ऐसा मॉडल जहां सीमा सुरक्षित हो लेकिन मानवता भी जिंदा रहे, कानून सख्त हो लेकिन न्याय निष्पक्ष हो। क्योंकि अंत में कोई भी राष्ट्र सिर्फ दीवारों से महान नहीं बनता, वह महान बनता है अपने चरित्र से। और भारत की असली परीक्षा भी यही होगी, क्या वह अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को भी उतनी ही मजबूती से बचा पाएगा? अगर जवाब हां हुआ तो बंगाल की कहानी सिर्फ सुरक्षा की कहानी नहीं रहेगी, यह उस भारत की कहानी बन जाएगी जो 21वीं सदी में आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ, जो अपनी सीमाओं से शर्माता नहीं था, जो अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित नहीं था, और जो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि मजबूती और लोकतंत्र एक साथ चल सकते हैं। तब शायद भविष्य की पीढ़ियां बंगाल को सिर्फ राजनीतिक संघर्षों या सीमा विवादों से नहीं याद करेंगी, वे इसे उस मोड़ के रूप में याद करेंगी जहां भारत ने तय किया था कि वह अब प्रतिक्रियात्मक राष्ट्र नहीं रहेगा, वह एक तैयार, सजग और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनेगा। और शायद तभी बंगाल की सीमा सिर्फ भारत की पूर्वी सीमा नहीं कहलाएगी, वह नए भारत की चेतना की सीमा बन जाएगी। और शायद यही नया भारत शब्द का असली मतलब है। शुरुआत हुई थी, और जब कोई राष्ट्र आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं होती, उसकी स्पष्टता होती है। स्पष्टता इस बात की कि देश किस दिशा में जाएगा, किस चीज को स्वीकार करेगा और किन मुद्दों पर अब कोई समझौता नहीं होगा। भारत शायद अब उसी स्पष्टता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि दशकों तक देश कई विरोधाभासों में उलझा रहा। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, दूसरी तरफ सीमाओं पर लगातार चुनौतियां।
एक तरफ विकास की दौड़, दूसरी तरफ अवैध नेटवर्क्स और सुरक्षा चिंताएं। लेकिन अब पहली बार ऐसा लगता है कि देश इन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं देख रहा। अब यह समझ बढ़ रही है कि विकास तभी स्थायी होगा जब सुरक्षा मजबूत होगी, और सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब राजनीतिक इच्छा शक्ति स्पष्ट होगी। यही कारण है कि बंगाल की बहस इतनी दूर तक जा रही है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा। सवाल यह है कि भारत अपनी पूर्वी सीमा को लेकर आने वाले 50 साल की नीति कैसी बनाएगा। क्या वही पुराने आरोप, वही पुरानी राजनीति और वही ढीलापन चलता रहेगा, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनेगा जहां हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी, हर पहचान सत्यापित होगी और हर नेटवर्क कानून के दायरे में आएगा? अगर दूसरा रास्ता चुना जाता है तो यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगा, यह सभ्यतागत बदलाव होगा, क्योंकि सभ्यताएं सिर्फ संस्कृति से नहीं बचती, वे अनुशासन, सीमाओं और संस्थाओं से भी बचती हैं। भारत ने हजारों सालों में यह सीखा है कि खुलापन अच्छी बात है, लेकिन बिना सुरक्षा के खुलापन कमजोरी बन जाता है। और शायद इसी वजह से अब राष्ट्रवाद की परिभाषा भी बदल रही है। यह सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, यह अब सिस्टम, टेक्नोलॉजी, डेटा और सुरक्षा से जुड़ रहा है। एक ऐसा राष्ट्रवाद जो कहता है देशभक्ति सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से साबित होती है। सीमा पर जवान अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तभी एक मजबूत राष्ट्र बनता है। और अगर यह मॉडल बंगाल में सफल होता है तो यह आने वाले भारत की झलक हो सकता है। एक ऐसा भारत जहां लोकतंत्र होगा लेकिन अराजकता नहीं, जहां विविधता होगी लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, जहां शरण मिलेगी लेकिन अवैधता को संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी एक ऐसा संतुलन जो दुनिया के सबसे कठिन संतुलनों में से एक है। और अगर भारत इसे हासिल कर लेता है तो वह सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं रहेगा, वह दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जहां लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं, जहां मानवता और सीमा सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, और जहां राष्ट्र अपनी पहचान बचाते हुए भी आधुनिक बन सकता है। शायद यही वह सपना है जिसकी झलक लोग बंगाल की बदलती राजनीति में देख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ आज की खबर नहीं, आने वाले भारत की प्रस्तावना बन चुकी है। और हर प्रस्तावना की तरह इस कहानी का असली अर्थ भी आने वाले समय में समझ आएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा चुनाव परिणामों से नहीं बदलता। इतिहास बदलता है जब किसी राष्ट्र की सोच बदलती है, और भारत की सोच शायद अब बदल रही है। लंबे समय तक देश ने सुरक्षा और विकास को दो अलग अलग चीजें माना, लेकिन अब यह समझ बनने लगी है कि अगर सीमाएं असुरक्षित हों, अगर अवैध नेटवर्क्स मजबूत हों, अगर पहचान व्यवस्था कमजोर हो, तो विकास भी अस्थिर हो जाता है। यही वजह है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना या एजेंसियों का विषय नहीं रही, यह आर्थिक नीति का हिस्सा है, यह सामाजिक स्थिरता का हिस्सा है, और यह भविष्य की राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। बंगाल इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा राज्य जो कभी बौद्धिक जागरण का केंद्र था, फिर वैचारिक संघर्षों का केंद्र बना, और अब शायद राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, इसके पीछे दशकों की घटनाएं हैं। विभाजन की यादें, 1971 का युद्ध, सीमा विवाद, घुसपैठ के आरोप, स्मगलिंग नेटवर्क्स और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर उठते सवाल। इन सब ने मिलकर बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं रहने दिया, उसे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना दिया। और अब अगर सच में सख्ती बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगा, भारत की राजनीति में भी बदलाव आएगा। क्योंकि जब वोट बैंक की जगह सत्यापन लेने लगे, जब भावनात्मक नारों की जगह डेटा आने लगे, जब पहचान और नागरिकता पर रिकॉर्ड आधारित चर्चा होने लगे, तब राजनीति भी धीरे धीरे बदलती है। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, एक ऐसा बदलाव जहां राष्ट्रहित सिर्फ भाषण का शब्द नहीं रहेगा, बल्कि नीतियों का आधार बनेगा। दोस्तों, बंगाल की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह भारत की सीमाओं, सुरक्षा, राजनीति और भविष्य की कहानी है। अब आने वाले साल तय करेंगे कि क्या सच में सीमाएं मजबूत होंगी, क्या अवैध नेटवर्क्स खत्म होंगे, और क्या बंगाल फिर से अपनी असली पहचान हासिल कर पाएगा। लेकिन इतना तय है, भारत बदल रहा है, और इस बदलाव की सबसे तेज आहट उसकी सीमाओं पर सुनाई दे रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और ऐसे ही दमदार इतिहास, राजनीति और देश से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर रथौर को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।